हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रीसेंट अमेंडमेंट टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। आज हम जो भी उसकी रीसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। 2019 में ये एक्ट पास हुआ था और इसके बाद दो इसमें अमेंडमेंट्स अभी तक आ चुकी हैं। एक 2021 में हुई थी और एक 2023 में हुई। तो दोनों अमेंडमेंट्स में क्या कहा गया है, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। बात करें अमेंडमेंट्स क्या है। अमेंडमेंट्स हमारे जो संविधान है उसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि हमारा संविधान जो है ना वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। उसमें अगर कोई चीज लिखी गई है ना उसे आप बदल भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स। उसी तरह से कोई अगर कानून बनाया गया है ना तो उसे भी बदला जा सकता है जैसे जैसे नीड चेंज होती है। ठीक है, और जो बदलाव आप लाते हैं ना उसे लाया जाता है, उसे जिस प्रोसेस से लाया जाता है ना उसे कहा जाता है अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो ये जो एक्ट आया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को बदल दिया, उसमें भी कुछ बदलाव लाए गए हैं और वो क्या है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट कि अगर आप JKPSI एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोर्स लेना चाहते हैं तो द मंजिल भारत ऐप पर कोर्स अवेलेबल है एट अ प्राइस ऑफ 499। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ GS का लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ 299। इफ यू वांट जस्ट अ टेस्ट सीरीज तो वो भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी एट अ प्राइस ऑफ 99 और उसके साथ ही आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो पहला अमेंडमेंट आया दैट वाज इन 2021। 2021 में पहली बदलाव जो है इस एक्ट में लाया जाता है। पहला बदलाव क्या कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो होगी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 239A। ऑल्दो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने ये पढ़ा है, इसमें ये चीज कह दी गई है कि इसमें जितने भी प्रोविजन मेंशन है, एवरी प्रोविजंस, वो सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होंगे। और इसका जो मेजर पॉइंट है वो क्या है, 239A आर्टिकल जो है वो एप्लीकेबल होता है हमारे देश की एक यूनियन टेरिटरी दैट इज पुडुचेरी। पुडुचेरी पे ये एप्लीकेबल होता है और ये आर्टिकल कहता है कि जो पुडुचेरी है वो यूनियन टेरिटरी बनेगी विद लेजिस्लेचर, यानी कि उसकी अपनी एक विधानसभा होगी और वो विधानसभा जो होगी उसके जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड भी हो सकते हैं, हम वोट करके अपने प्रतिनिधि चुनते हैं उस तरह से इलेक्टेड भी हो सकते हैं, और या फिर पार्टली नॉमिनेटेड पार्टली इलेक्टेड भी हो सकते हैं कि आधे चुने जा रहे हैं और आधे नॉमिनेट हो रहे हैं। तो सिमिलर वे में जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा होगी उसका भी आप एक तरह से कहें अरेंजमेंट हो सकता है, उसमें भी कुछ मेंबर चुन के या नॉमिनेट होके आ सकते हैं। और दूसरी बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो सिमिलर वे में जम्मू एंड कश्मीर का भी गठन किया जाएगा, उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसी प्रकार से चलेगी। और आप देखेंगे 2024 में इलेक्शंस भी हुए हमारे, ठीक है, लेजिस्लेचर के लिए हुए क्योंकि इलेक्टेड है, लेजिस्लेचर हुई और उसका गठन हो गया। क्लियर? दूसरी बात जो इस अमेंडमेंट में कही गई वो ये कि अर्लियर क्या होता था कि जो IAS ऑफिसर्स जम्मू एंड कश्मीर में जिनकी सर्विस अलॉट होती थी, जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट कैडर था। कैडर क्या होता है कि आपको कौन सी स्टेट अलॉट होगी। अब एक IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर या IPS ऑफिसर जो इंडिया में कहीं पे भी कार्यरत हो सकता है, उनको कुछ कैडर अलॉट होते हैं, कुछ स्टेट्स अलॉट होती हैं, अपने पूरे कार्यकाल में वो उस स्टेट की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। तो अर्लियर बिफोर दिस एक्ट जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट कैडर था। 2021 में अमेंडमेंट के बाद जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज कर दिया गया है किस कैडर में? AGMUT कैडर में। इस कैडर में 3 स्टेट्स हैं, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, और हमारे देश की सभी यूनियन टेरिटरीज सारी की सारी इस कैडर में इंक्लूडेड हैं। तो अगर किसी ऑफिसर को यह कैडर मिलता है वो इनमें से कहीं पे भी पोस्टेड हो सकता है, AGMUT। तो अब जम्मू एंड कश्मीर का जो कैडर है वो इस कैडर के साथ मर्ज हो गया है, ये कहा गया 2021 के अमेंडमेंट में। क्लियर? अब बढ़ते हैं जो रीसेंट अमेंडमेंट हुई है 2023 की।
2023 में जुलाई के महीने में इस बिल को लाया गया था, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और दिसंबर के अराउंड प्रेसिडेंट के भी इस पे हस्ताक्षर हो गया और ये एक्ट बन गया जिसने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को बदला, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाया और उसी के बेसिस पे 2024 के इलेक्शंस भी हुए। क्या कहता है ये? इस एक्ट को, इस अमेंडमेंट को, इस बदलाव को लाने का मेन मकसद था कि रिप्रेजेंटेशन, आप कहें रिप्रेजेंटेशन दी जाए दो कम्युनिटी के लोगों को। कौन से दो कम्युनिटी के लोग? एक कश्मीरी माइग्रेंट्स, वेयर इट इज, यस, रेफ्यूजीज, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट जो अपने ही देश में रेफ्यूजीज हो गए, और एक जो डिस्प्लेस्ड हुए फ्रॉम पीओके। कश्मीरी माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो जब मिलिटेंसी बहुत पीक पर थी कश्मीर में, तो कश्मीरीज को वहाँ से उनको अपने घर छोड़ के वहाँ से आना पड़ा, वो डिस्प्लेस्ड हुए और उन्होंने बहुत सारी, आप एक तरह से कहें, एट्रोसिटीज का सामना किया। उन्हीं को एक तरह से कहें अपनी खोई हुई रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए इस चीज को ऐड ऑन किया गया है, ठीक है, कि वहां के जो उस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जगह दी जाएगी। और दूसरी कम्युनिटी है डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओके। जब भारत आजाद हुआ था तो कश्मीर एक ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जिसने ये डिसाइड किया कि ना ही वो कश्मीर के साथ, ना ही वो भारत के साथ मर्ज होगा और ना ही पाकिस्तान के साथ, वो इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट की तरह रहेगा। और थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान से ट्राइबल्स अटैक वहां पर होता है। तब के राजा, जो राजा हरि सिंह हैं, वो उन्हें काउंटर नहीं कर पाए और उन्होंने भारत सरकार से हेल्प मांगी। भारत सरकार ने मिलिट्री फोर्स वहां भेजी और इन टर्न भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन होता है और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग बन जाता है। इस प्रक्रिया में भारत जो है, भारत की जो मिलिट्री है वो पाकिस्तान को पीछे खदेड़ती है, लेकिन जो कुछ पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का वो पाकिस्तान के कंट्रोल में अभी भी है, वो रह जाता है उस समय, और उसे कहा जाता है पीओके, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत अभी भी उसे अपना ही अंग मानता है और जो है इन फ्यूचर उसे वापस लेने की पूरी आप एक तरह से मंशा रखता है। और उसी एरिया से जो कुछ लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन देने की बात इस एक्ट में की गई है। तो दो कम्युनिटीज की बात हुई है, ठीक है। पीओके क्या है ये भी आपको पता है और कश्मीरी माइग्रेंट्स वो भी, ठीक है, ओके। सो बिफोर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर हैड डिस्टिंक्ट रूल फॉर डिलिमिटिंग लोकसभा और असेंबली। उससे पहले किस तरह से सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलती थी, वो बिल्कुल डिफरेंट था। अब जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गई उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठी, नंबर ऑफ सीट्स जो है उनकी अलॉटमेंट अलग से हुई, तो उन सब में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है 2020 में बैठी थी और उस हिसाब से सीट्स भी चेंज हुई और उसी के चलते ये एक नई आप एक तरह से कहें प्रोविजन जो है वो ऐड ऑन किया गया है। क्या कहता है ये प्रोविजन? ये कहता है कि दो मेंबर्स फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से दो लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक पर्सन वो नॉमिनेट कर सकते हैं किस कम्युनिटी से? डिस्प्लेस्ड पीओके से, जो पर्सन पीओके से डिस्प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। अब आप इसको पीओके के लिए जो वैकेंट सीट रखी गई है उनके साथ कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। 24 सीटें जो हैं वो वैकेंट रखी गई हैं पीओके के लिए। जो पीओके का एरिया है उसे जब भारत अपने साथ मर्ज कर लेगा तो उस एरिया में इलेक्शंस कराए जाएंगे, उनके लिए 24 सीटें अलग रखी गई हैं। अब कुछ लोग वहां से डिस्प्लेस होके जो जहां आए हैं, यहां से रह रहे हैं, उनके लिए ये एक सीट जो है ये नॉमिनेट कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, दो कश्मीरी माइग्रेंट से। और वो जो दो कश्मीरी माइग्रेंट्स नॉमिनेट होंगे उनमें से एक जो है वो विमेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विमेन होनी चाहिए। और एक जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में से होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? ये अमेंडमेंट एक तो ये बात कहती है, और दूसरी क्या बात कहती है, ये अमेंडमेंट जो है ये अफेक्टिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है उसे 83 से बढ़ाकर कर देता है 90। अर्लियर जो अफेक्टिव स्ट्रेंथ थी वो 83 थी, अब कितनी हो गई? 90 हो गई। कैसे हो गई 90? इसमें टोटल सीट्स जो डिलिमिटेशन के पास हुई वो तो डिवाइड हुई 43 फॉर जम्मू, ठीक है, और 47 फॉर कश्मीर। ओके, 2 सेकेंड। 47 फॉर कश्मीर, ठीक है, टोटल हो गया 90, ठीक है। इसमें 24 आती हैं जो पीओके के लिए वैकेंट रखी जाती है, तो टोटल हो गई 114, पहले 107 थी, ठीक है, ये हो गया। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ 83 थी अर्लियर, नाउ इट इज 90। कैसे 90 हो गया?
इसमें आप देखिए 83 और 90 में 7 और ऐड किया गया है। कैसे ऐड हुआ है? अर्लियर सिर्फ शेड्यूल कास्ट की जो कम्युनिटी है उसके लिए सीट्स रिजर्व रखी गई थी, और कितनी रिजर्व थी? 6 रिजर्व थी। अब जो है इस अमेंडमेंट के बाद एससी कम्युनिटी के लिए 7 सीटें रिजर्व होंगी, और इनके साथ ही एसटी कम्युनिटीज के लिए 9 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। ठीक है, यस, 9 सीटें जो हैं वो एसटीज के लिए रखी जाएंगी, और 7 सीटें जो हैं वो एससीज के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। अब देखिए रिजर्व और नॉमिनेशन में फर्क है। रिजर्व का मतलब है कि वो सीट्स फिक्स रख दी गई हैं, अब उन सीट्स पे कहीं और से कैंडिडेट चुन के नहीं आ सकता। जो 7 सीटें एससीज के लिए रिजर्व है, उन सीटों पे कोई और कम्युनिटी से कैंडिडेट चुनकर नहीं आ सकता। ठीक है, So 2019 Act amended the second schedule of the 1950 Act to specify the total number of seat in Jammu and Kashmir Legislative Assembly to be 83 earlier. ठीक है, और इट रिजर्व 6 सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट। उस समय सिर्फ 6 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रखी गई थी, बट और कोई भी सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं थी। बट इस एक्ट ने टोटल नंबर ऑफ सीट्स को 90 कर दिया है। 7 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए है, और 9 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, ओके, सो दैट वाज अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, तो इसमें क्या 3 बातें कही गई हैं। एक बात बोली गई है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स कम्युनिटी से लोग आते हैं उसमें से 2 जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसमें से एक जो है वो विमेन होनी चाहिए। एक नॉमिनेशन वो कहां से कर सकते हैं? एक नॉमिनेशन वो डिस्प्लेस पीओके की कम्युनिटी से कर सकते हैं। साथ ही एसटीज के लिए जो है 9 सीट रिजर्व की गई हैं, और एससीज के लिए 7 सीटें रिजर्व की गई हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ को 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है। ठीक है, सो दैट वाज द सेकंड अमेंडमेंट। रिसेंटली एक और अमेंडमेंट आई है जो इस एक्ट की अमेंडमेंट तो नहीं है, बट दैट वाज अ जनरल अमेंडमेंट फॉर पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अब हमने जैसे प्रीवियसली देखा कि जो 239A आर्टिकल है, 239A आर्टिकल में जो भी प्रोविजन है वो सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होंगे। तो रिसेंट एक अमेंडमेंट आई है जो कि एप्लीकेबल है पुडुचेरी और JNK दोनों ही यूटीज में। वो क्या कहती है? दैट 1/3 सीट्स ऑफ लेजिस्लेचर शुड बी रिजर्व फॉर विमेन। और जैसे ही ये जो रीसेंट सेंसस आएगा ना, अभी 2021 में सेंसस होना था, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, अब वो सेंसस हो रहा है। जैसे ही इस सेंसस का जो पूरा डिटेल है वो आउट होगी, उसके बाद ये जो है एक्ट लाया गया है इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि दोनों ही यूटीज पुडुचेरी और JNK, इन दोनों ही यूटीज में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं उसकी 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी विमेंस के लिए, और इन विमेंस में SC STs की विमेंस भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, SC कम्युनिटीज जो जाती हैं STs कम्युनिटीज के लिए आती है। अब ऐसा नहीं है कि 1/3 विमेंस के लिए है, 1/3 अलग से SCs की विमेंस के लिए, STs के लिए नहीं, ये इंक्लूडेड हो गया। इन 1/3 में SC STs विमेन इंक्लूडेड हैं, और ये जो है रोटेशन बेसिस पे होगी, और ये अप्लाई कब होगा? जैसे ही सेंसस का आउटकम आता है। ठीक है, ये एक एडिशनल था, ये अमेंडमेंट, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अमेंडमेंट नहीं है, ये जनरल अमेंडमेंट है। ये भी आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो दैट इज इट। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द रीसेंट अमेंडमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 2 आ चुके हैं अभी तक, एक 2021 का, एक 2023 का। 21 वाले में सिर्फ कहा गया कि 239A आर्टिकल जो है वो पूरा अप्लाई होगा, और जो कैडर है वो जम्मू एंड कश्मीर का वो बदला गया। 2023 का क्या कहता है? 2023 का बात करता है नॉमिनेशन की, मेंबर्स की, कितनी रिजर्वेशन एससीज के लिए है, कितनी एसटीज के लिए है, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा दी गई है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। Thank you very much. Take care and keep working hard.